गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवात स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। अतुल कुमार, दिव्या भारती, गुंजन सिंह, स्वाति चौहान, गोल्डी, पाल, मनीषा, प्रिया, मुकेश, कोमल, लक्षिता, दीपक, प्रीति, कोमल, पारुल, जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे बच्चों बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है और सब कुछ परफेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। और हम मेरे दोस्त दो भाग हमारे कवर कर चुके हैं। एक भाग हमने उत्तर के पर्वतीय प्रदेश पढ़ लिया, दूसरा भाग हमने कल मिडल प्लेन यानी कि मध्यवर्ती मैदान हमने पढ़ लिया। मेरे दोस्त हमारा जो तीसरा भाग होगा उसका नाम होगा पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। तो सारे के सारे बच्चे हेडिंग डाल लीजिएगा, पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। यानी कि वेस्टर्न डेजर्ट रीजन। मेरे बच्चों, आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा कि पश्चिम का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड को ही हम क्या बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में बेटा आपको कौन नजर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमें नजर आएगा गुजरात। गुजरात के ठीक ऊपर कौन है बेटा, राजस्थान। राजस्थान के ठीक ऊपर कौन है यहां, हरियाणा। और हरियाणा के ऊपर बच्चों कौन है यहां, पंजाब। ठीक है। तो मेरे दोस्त यहां पर एक ऐसा क्षेत्र फैला हुआ है जो आपका कैसा है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, डेजर्ट एरिया है। मरुस्थल का मतलब क्या होता है, एक बंजर भूमि जहां पर कुछ भी उत्पादित ना होता हो। बच्चों ऐसी भूमि जिसे हम बंजर भूमि, बैरन लैंड बोल सकते हैं। और ये हमारा जो क्षेत्र है ये एक पश्चिम के अंदर बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसको हम मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में पढ़ेंगे। बच्चों ये पश्चिम के अंदर जो मरुस्थल है इसको हम बोलते हैं थार डेजर्ट। क्या बोलते हैं इसे, हम थार मरुस्थल बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई थार मरुस्थल जो है ये कहां पर स्थित है, तो आप बोलेंगे थार मरुस्थल जो है ये दो देशों के अंदर स्थित है। बच्चों ये दो देश कौन से हैं, एक देश है पाकिस्तान, यानी कि ये पाकिस्तान में। और मेरे दोस्त एक ये स्थित है इंडिया यानी कि अपने भारत में। पेपर में कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि ये पाकिस्तान के अंदर कौन से प्रांत में स्थित है। तो बच्चों ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर स्थित है। सिंध प्रांत। और हम बात करें भारत के अंदर बच्चों, तो भारत के अंदर मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये गुजरात से शुरू हो जाता है बच्चों। और इसका जो विस्तार है वो सबसे ज्यादा कहां होगा, राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के अंदर ये सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान के अलावा इसका विस्तार मैंने गुजरात आपको बता दिया। गुजरात के साथ बच्चों मैंने आपको इसका विस्तार हरियाणा भी बताया। और ये पंजाब तक फैला हुआ है, पंजाब तक ये फैला हुआ है। ठीक है। हम बात करें तो ये जो थार मरुस्थल है बच्चों, इसका जो एरिया है वो अप्रोक्स लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो 2 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर मेरे दोस्त ये फैला हुआ है थार डेजर्ट। ठीक है। हम बात करें तो इसका जो नामकरण हुआ है बेटा वो किस आधार पर हुआ है। नामकरण का मतलब होता है कि इसका जो नाम है थार मरुस्थल है वो किस कारण बोला गया है। तो आप लोगों को बोलना है कि पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत जहां पर इसका विस्तार मेरे दोस्त है, इस सिंध प्रांत के अंदर एक नस्ल पाली जाती थी गाय की जिसका नाम है थार पारकर। और थार पारकर गाय की जो नस्ल है बच्चों, इस नस्ल के नाम पर इस डेजर्ट का नाम क्या पड़ा, थार डेजर्ट पड़ा है। क्या पड़ा है, थार डेजर्ट पड़ा है। ठीक है। हम बात करें तो थार मरुस्थल जो है ये बच्चों प्रसिद्ध है किसके लिए, कम वर्षा के लिए।
ठीक है, तो यहां पर जो रेनफॉल होगा बच्चों वो बहुत कम होगा। ठीक है, हम बात करें तो यहां 25 सेंटीमीटर से भी कम साल में बच्चों वर्षा जो है वो दर्ज की जाती है। इस थार डेजर्ट के अंदर बात करें तो यहां की जो मेन रिवर होंगी, मुख्य नदियां होंगी बेटा, वो कौन कौन सी होंगी? मुख्य नदियां होंगी एक तो आपकी माही रिवर और एक लूनी रिवर। तो माही नदी बहती है यहां से और एक लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। ठीक है, आपको याद रखना है कि राजस्थान के अंदर बच्चों एक क्षेत्र है जैसलमेर, और जैसलमेर लोग घूमने भी जाते हैं इस थार के मरुस्थल के अंदर मेरे दोस्त, एंजॉय करने जाते हैं। तो ये जो जैसलमेर नाम का इलाका, जैसलमेर जो जिला हम पढ़ते हैं जो पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है, यहाँ पर बच्चों थार ही थार आपको देखने को मिलेगा। और ये जैसलमेर एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत के अंदर दूसरे नंबर पे सबसे कम बारिश होती है। तो दूसरा सबसे कम बारिश वाला क्षेत्र। तो बच्चों सबसे कम बारिश मैंने आपको कहां पढ़ाई थी? लेह के अंदर पढ़ाई थी। और दूसरे नंबर पे सबसे कम बारिश कहां होती है? जैसलमेर के अंदर होती है। ठीक है ना? यहां तक बातें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। बेटा हम बात करें तो ये थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल है तो यहां पर क्या मिलेंगे आपको? ऊंचे ऊंचे टिल्ले भी मिलेंगे। यहां पर ऊंचे टिल्ले भी मेरे बच्चों देखने को मिलेंगे। ऊंचे टिल्ले का मतलब क्या है कि जब भी यहां पर आंधी तूफान तेज गति की हवाएं चलेंगी बेटा, तो जो बालू रेत है वो एक स्थान से कट के दूसरे स्थान पे क्या हो जाएगा? ऐसे जमा हो जाएगा। ठीक है, और ये बालू रेत जब हाइट के ऊपर जमा हो जाता है तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? टिल्ले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिल्ले बोलते हैं। टिल्ले। और जहां से बालू रेत कटा है बच्चों यहां पर क्या बन जाएगा? गड्ढा बन जाएगा। ठीक है, और इस गड्ढे के अंदर जब भी यहां पर बारिश वगैरह होगी या किसी भी कारण मेरे दोस्त इस गड्ढे के अंदर जब बारिश का पानी ठहर जाएगा तो इनको राजस्थान के लोग बोलते हैं ठूंठ और बावड़ी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत के अंदर ठूंठ और बावड़ियों का जो निर्माण होता है वो कौन से क्षेत्र में होता है? वो आप बोलेंगे मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है, थार के मरुस्थल में। बिल्कुल तनिषा, दोनों का ही मैंने बताया है। बेटा यहां पर जो बारिश की बात होती है ना वो एक बार नहीं होती बल्कि वर्ष भर, वार्षिक में बारिश को डिनोट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार बारिश ज्यादा आई और तुम बोल दोगे कि यार यहां पर तो बारिश बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बेटा एक बार नहीं बल्कि पूरे साल भर की बारिश का जो डेटा है वो लिया जाता है। एक बार फटाफट बताएगा, यहां तक चीजें क्लियर हुई तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है अंचल, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको हम बोल देंगे सेकेंड मिनिमम रेनफॉल एरिया। ठीक है, इसको हम ठूंठ और बावड़ी ही बोलेंगे। तो बच्चों अपना तीसरा पार्ट होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, और अगला जो पार्ट होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और मेरे दोस्त वो हमारा सबसे बड़ा
फिजिकल रीजन होगा, यानी कि भौतिक क्षेत्र होगा। यदि आपसे कोई पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र कौन सा है बेटा, तो आपको बोलना है वो है प्रायद्वीपीय भारत। तो हेडिंग डालिएगा चौथे नंबर पे पेनिनसुलर इंडिया। एक बार सारे के सारे बच्चे अपना अपना हालचाल बताओ बच्चों, तुम कहां कहां से जुड़े हुए हो मेरे साथ, तो थोड़ा बहुत मेरे साथ जान पहचान हो जाए तुम लोगों की, है ना। एक बार सारे के सारे बच्चे बताओ कहां कहां से आप लोग जुड़े हुए हो, इतने प्यारे प्यारे बच्चे, क्योंकि नौकरी लगने के बाद तो तुम भूल जाओगे ना। तो इसलिए नौकरी लगने से पहले मेरे दोस्त मैं आपकी पहचान करना चाहता हूं कि तुम कहां कहां से जुड़े हुए हो। कम से कम कभी दिल्ली की तरफ मैं जाऊंगा तो बच्चों चालान वगैरह तो नहीं काटोगे तुम? या सर जी हम किसी पर रहम नहीं करते, हम काट देंगे। बेटा प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। तो आपसे कोई पूछ ले कि क्या होता है प्रायद्वीप, है बेटा? तो प्रायद्वीप का मतलब होता है 3 दिशाओं से घिरा हुआ स्थल भाग। तीन दिशाओं से घिरा सथल भाग, सथल का मतलब जमीन, ठीक है, यानी कि लैंड सराउंडेड, ठीक है, 3 दिशाओं से घिरा हुआ मेरे दोस्त भाग, ठीक है। और 3 दिशाओं से किससे घिरा होना चाहिए? जल से घिरा होना चाहिए। किससे घिरा होना चाहिए? जल से। तो लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। अब तो इंग्लिश मीडियम वाले खुश होंगे, ऐसे लिख लिख के पढ़ा दूं है ना तुम्हें, फिर तो तुम खुश हो। तो बेटा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं ये, तो तुम इंग्लिश मीडियम वालों समझ जाओगे। बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, भारत के मानचित्र के ऊपर तुम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हो तो आपको यहां पर कौन सा सागर देखने को मिलेगा? इसको हम बोलते हैं सर अरेबियन सी। क्या बोलते हैं इसे? अरेबियन सी। बेटा राइट हैंड साइड में भी तुम्हें पानी ही पानी नजर आएगा। ब्लू है पानी पानी पानी, ब्लू है पानी पानी पानी। तो बेटा राइट हैंड साइड में भी आपको नीले नीले रंग का पानी नजर आएगा, ठीक है। तो ये जो नीले रंग का पानी तुम्हें नजर आ रहा है इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। इसको बंगाल की खाड़ी बोल देते होगे, बिल्कुल बोल देते हैं। शॉर्ट फॉर्म में BOB बोल देते होंगे, बे ऑफ बंगाल। बेटा ये दोनों के दोनों जो क्षेत्र हैं, एक राइट हैंड साइड में एक लेफ्ट हैंड साइड में, हम बात करें तो ये किसके क्षेत्र हैं? इंडियन ओशियन के। और विश्व के अंदर जो 5 महासागर हम पढ़ते हैं तो उनके अंदर एक ऐसा महासागर भी हम पढ़ते हैं जिसका नाम किसी देश के नाम पे है, और वो देश अपना हिंदुस्तान है। तो बच्चों ये क्या होगा? हिंद महासागर होगा। और हिंद महासागर को रत्नाकार महासागर भी बच्चों पहले बोला जाता था, तो ये हिंद महासागर का पुराना नाम है, रत्नाकार महासागर, ठीक है। तो बेटा देखिएगा कि ये वाली जो दिशा है ये आपकी पश्चिम दिशा है, ये वाली जो दिशा है ये आपकी कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है। और हम बात करें तो ये नीचे वाली दिशा कौन सी है बच्चों? तो नीचे वाली दिशा मैंने आप लोगों को बता रखी है कि दक्षिण दिशा है। तो आप देख रहे हैं कि ये अपना एक ऐसा भारत मेरे दोस्त तैयार हो चुका है बच्चों जिसकी 3 दिशा किसके साथ है? जमीन के साथ। और बेटा इसकी एक दिशा जो है ना वो किसके साथ है? सथल भाग के साथ। तो ऊपर जो है ना वो क्या है? आपका लैंड पार्ट है, स्थलीय भाग है। तो मैंने आपको बताया कि एक ऐसी जगह, एक ऐसी जमीन, एक ऐसा स्थल भाग, एक ऐसा लैंड एरिया बच्चों जिसकी 3 दिशा में आपको क्या नजर आए? पानी नजर आए। तो ऐसे ही क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रायद्वीप बोलते हैं। इसीलिए इस भारत का नाम हमने क्या रख दिया? पेनिनसुलर इंडिया रख दिया, प्रायद्वीपीय भारत रख दिया,
ठीक है। अब ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है बेटा, ये आपको किस आकृति का नजर आएगा? तो ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, इसकी आकृति इस तरीके की बन जाएगी। और यदि इसकी आकृति इस तरीके की बन जाएगी तो बेटा ये कैसी आकृति है? ये ट्रायंगुलर शेप है। तो प्रायद्वीपीय जो भारत है ना, आपसे कोई पूछ ले कि भाई उसकी आकृति कैसी है, तो हम बोल देंगे त्रिभुजाकार है। हमने आंखों से देख लिया। बच्चों हम बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है वो कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला, ठीक है, यानी कि हम बोल देंगे वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला। तो बेटा उसका नाम होगा अरेबियन पेनिनसुला। यानी कि हम बोल देंगे बेटा अरब प्रायद्वीप। क्या बोल देंगे? अरब प्रायद्वीप। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा क्या होगा? प्रायद्वीप होगा। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं अपने भारत के प्रायद्वीप की। तो हेडिंग डालिएगा भारतीय प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब आप लोगों के समझ में आ चुका है, बिल्कुल समझ में आ चुका है। तो अब जो हम जिक्र करेंगे ना, वो सिर्फ अपने भारत वाले पेनिनसुला का जिक्र करेंगे, इंडियन पेनिनसुला। इंडियन पेनिनसुला। बच्चों हम बात करें तो ये जो भारतीय प्रायद्वीप है, सबसे पहले आपसे पूछ ले कि बच्चों इसकी जो शेप है, आकृति है, वो कैसी है? तो आप लोगों को बोल देनी है कि सर ये हमें दिखाई दे रहा है त्रिभुजाकार आकृति में। त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगुलर बोल देंगे हम। क्या बोल देंगे? ट्रायंगुलर बोल देंगे। बेटा हम बात करें तो इसका जो एरिया है वो कितना है? इसका जो एरिया है वो आपको ध्यान रखना है 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर। बच्चों अपने भारत का एरिया कितना है? 32,87,263। तो अपने भारत का आधा जो क्षेत्र होगा बच्चों, उसी को हम पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। क्योंकि 32 लाख बच्चों यदि भारत का एरिया है तो 16 लाख एरिया अकेला किसके पास है? पेनिनसुलर इंडिया के पास, प्रायद्वीपीय भारत के पास है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई? एक बार फटाफट बताइएगा सारे के सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त मेरे वो भाई। आज लिख लिख के पढ़ा रहा हूं तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुम बहुत जल्दी बुरा मान जाते हो। तो बेटा तुम नाराज मत हुआ करो, ठीक है ना? बस मैं तुम्हारा समय बचाने की कोशिश में रहता हूं, वरना तो मेरे को लिखने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो आलसी किस्म का आदमी नहीं हूं मैं लिख के ही खुश होता हूं। लेकिन मेरे को ये लगता है कि यार तुम ये ना सोचो कि यार लिख लिख के सर पढ़ा रहे हैं, समय हमारा खराब ना हो जाए। तो बेटा बिल्कुल भी समय खराब नहीं करना चाहता, बल्कि मैं आपके समय का यूटिलाइज चाहता हूं और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएं और खाकी वर्दी पहन के मेरे दोस्त आप आएँ, तभी मेरा पढ़ाने का जो मकसद है ना वो पूरा हो पाएगा, है ना? तो हम बात करें तो एरिया है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र है। सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र मेरे दोस्त, हमने 5 भागों के अंदर अपने भारत को बांटा। इस भौतिक स्वरूप को जानने के लिए हमने 5 भागों में बांटा। तो इन 5 भागों में सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र कौन सा होगा मेरे दोस्त? वो आपका यही होगा। तो भारत का ये सबसे बड़ा क्या है? भौतिक क्षेत्र है। बेटा हम बात करें तो इस भौतिक क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई होगी ना, वो क्या होगी? वो आपको ध्यान रखना है 600 से 900 मीटर होगी। 600 से 900 मीटर होगी। बेटा ये जो हम फिजिकल रीजन भारत का सबसे बड़ा बता रहे हैं,
तो ये किससे अलग हुआ है, तो आपको बोलना है कि ये गोंडवाना लैंड से अलग हुआ है। तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, पेनिनसुलर इंडिया जो है बेटा, पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड है। पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड है, ठीक है बच्चों। हम बात करें तो इस पेनिनसुलर इंडिया के अंदर आपको जो चट्टानें देखने को मिलेंगी वो किस प्रकार की चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी बच्चों, हम बोलेंगे आर्कियन चट्टानें। आर्कियन चट्टानें मेरे दोस्त पृथ्वी के निर्माण के साथ ही जो चट्टानें बनी उन्हीं को हम आर्कियन बोलते हैं, ठीक है। या हम बोल सकते हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक, यानी कि सबसे पहले मेरे दोस्त जो चट्टानें बनी थी वो आपकी आगन्य चट्टानें थी, इग्नियस रॉक थी, इसीलिए इनको हम प्राइमरी रॉक बोलते हैं। प्राइमरी का मतलब जो सबसे पहले बनी हो, और पृथ्वी के निर्माण के साथ बच्चों जो चट्टानें तैयार हुई उन्हीं को हम आर्कियन युग की चट्टानें बोलते हैं। इग्नियस के साथ साथ यहां पर आपको मेटामॉर्फिक रॉक भी मिलेंगी। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है बेटा कायांतरित। तो यहां पर कौन सी चट्टानें आपको मिलेंगी, कायांतरित चट्टानें भी बच्चों आपको मिलेंगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है बेटा। इस प्रायद्वीपीय भारत को हम दो तरीके में डिवाइड करके पढ़ेंगे। इस प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत बच्चों एक तो हम पढ़ेंगे माउंटेन, ठीक है, माउंटेन्स और घाट, यानी कि पर्वत और घाट मेरे दोस्त डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे प्लेट्यू, यानी कि पठार। बच्चों ये जो पठारी भाग होता है ना, ये आपको प्रायद्वीपीय भारत में ही देखने को मिलेगा, पेनिनसुलर इंडिया में ही, ठीक है। हम बात करेंगे तो माउंटेन्स में मेरे दोस्त यहां पर हम पढ़ेंगे एक तो अपना बहुत प्राचीन माउंटेन जिसका नाम होगा अरावली, ठीक है। अरावली के साथ दूसरी जो रेंज होगी वो हम पढ़ेंगे विंध्याचल। विंध्याचल, विंध्याचल के बाद बच्चों तीसरी जो रेंज होगी उसका नाम होगा सतपुड़ा। सतपुड़ा। चौथी जो मेरे दोस्त यहां पर पहाड़ी होगी वो होगी नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है। इसके अलावा मेरे दोस्त हम बात करेंगे कुछ और अन्य पहाड़ियों की, जैसे मैं आपको गिरनार की पहाड़ी पढ़ाऊंगा, अजंता की पहाड़ी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चों। इसके अलावा हम पढ़ेंगे दो घाट, एक घाट होगा पूर्वी घाट और बेटा एक घाट होगा आपका वेस्टर्न घाट, यानी कि पश्चिमी घाट। एक ईस्टर्न घाट होगा, एक वेस्टर्न घाट होगा, ठीक है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चलेगा। प्लेट्यू के अंदर बच्चों हम कौन कौन से प्लेट्यू पढ़ेंगे, अपने भारत का सबसे बड़ा जो लंबा प्लेट्यू है दक्कन, दक्कन का पठार आपको मैं पढ़ाऊंगा बेटा। मालवा का पठार हम पढ़ेंगे। हम बात करेंगे यहां पर मालवा के पठार के बाद बुंदेलखंड का पठार हम पढ़ेंगे। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के साथ साथ हम बंगेलखंड भी पढ़ेंगे बेटा। बंगेलखंड के पठार के बाद मैं आप लोगों को रांची का पठार भी पढ़ाऊंगा, झारखंड की राजधानी रांची, ठीक है। रांची पठार भी हम पढ़ेंगे बच्चों। हम यहां पर कोरोमंडल पठार भी पढ़ेंगे, कोरोमंडल। हम यहां पर धारवाड़ का पठार भी पढ़ेंगे और इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके प्लेट्यू आएंगे, पठार आएंगे, ठीक है ना। माउंटेन्स मेरे दोस्त क्या होते हैं, पर्वत क्या होते हैं, तो पर्वत पृथ्वी के ऊपर
सबसे ऊंचाई पर जो स्थित हैं उन्हीं को हम माउंटेन बोलते हैं। और मेरे दोस्त माउंटेन्स की हमेशा क्या होगी, चोटी होगी। तो जितने भी पर्वत और पहाड़ी मैं बताऊंगा वहां पर हम पीक भी पढ़ेंगे, चोटी भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम बात करें बच्चों प्लेट्यू की, पठारों की, ठीक है, तो पठारों की पीक नहीं होती है, ये ध्यान रखेंगे। पठार पर्वत और पहाड़ियों के जैसे ऊंचे भी नहीं होते हैं बच्चों, ये ऊपर से क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, समतल होते हैं। और फ्लैट और समतल होते हैं मेज के जैसे। तो इन पठारों की जो आकृति होती है ना, वो कैसी होती है, मेज जैसी होती है। जैसे मेज बच्चों टेबल ऊपर से फ्लैट होता है, तो ऐसे ही ये ऊपर से फ्लैट होते हैं। और यहां पर लोग मेरे दोस्त अपने परिवार के साथ आपको निवास करते भी नजर आएंगे। तो पठारों के ऊपर निवास किया जा सकता है, लेकिन पर्वतों के ऊपर निवास नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। बेटा जो इकोनॉमिक्स की क्लास है ना, वो आपकी ज्योग्राफी की क्लास के खत्म होने के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर अरावली को पढ़ना स्टार्ट कर दें। एक बार सारे के सारे बच्चे जो है ना थम्स अप करके मेरे को बता दीजिएगा कि सारे के सारे बच्चे संतुष्ट हैं, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं। कोई ऐसा सिंगल बंदा भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे दोस्त हम बात करेंगे यहां पर अरावली की। अरावली रेंज, अरावली श्रेणी। बेटा ये अरावली जो है ना, ये कौन सी भाषा का शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये अरावली जो शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपको बोलना है कि ये जो अरावली है ना, ये संस्कृत शब्द है। और बेटा संस्कृत शब्द अरावली का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां आपको चोटियां जो हैं वो बिखरी हुई नजर आएंगी, वो लगातार फैली हुई नजर नहीं आएंगी बच्चों। जहां लगातार फैली हुई चोटियां, पर्वत, पहाड़ियां नजर नहीं आएंगे बच्चों, उन सारी की सारी फैली हुई पहाड़ियों को यदि मैं एक शब्द के अंदर इकट्ठा करूं तो उसी शब्द को हम क्या बोलते हैं, अरावली। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो अरावली रेंज है ये लगातार नहीं फैली हुई है, बल्कि मेरे दोस्त बीच में आपका यहां पर मैदानी भाग भी आ जाएगा, फिर अचानक मेरे दोस्त ये पर्वतीय क्षेत्र नजर आ जाएगा, फिर आगे चल के कोई मैदानी ऊंचा टिल्ला क्षेत्र आ जाएगा, फिर मेरे दोस्त आगे ये पहाड़ियां जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसे बिखरे हुए रूप को ही हम क्या बोलते हैं, अरावली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरावली, ठीक है। हम बात करें तो ये अरावली जो रेंज है ये विश्व की प्राचीनतम श्रेणियों में से एक है बेटा। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, विश्व की प्राचीनतम श्रेणियों में से एक। यानी कि हम बोल सकते हैं ओल्डेस्ट रेंज ऑफ वर्ल्ड। विश्व की जो भी प्राचीनतम श्रेणियां हैं उनमें से मेरे दोस्त अरावली भी क्या है, एक है। अरावली जो हम रेंज पढ़ रहे हैं ये किस टाइप का पर्वत है बच्चों, यदि आपसे कोई पूछ ले कि इसका टाइप क्या है, तो आप लोगों को बोल देना है कि इसका जो टाइप है वो अवशिष्ट है। ये एक रेजिडुअल माउंटेन है बेटा। हमने हिमालय पढ़ा था, तो हिमालय किस प्रकार का माउंटेन था, एक फोल्ड माउंटेन था। और अब हम पढ़ रहे हैं अरावली, तो अरावली बेटा किस प्रकार के पर्वत का एग्जाम्पल होगा, तो आप बोलेंगे सर ये रेजिडुअल माउंटेन होगा, अवशिष्ट पर्वत होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या होता है अवशिष्ट पर्वत, तो बेटा अवशिष्ट पर्वत क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूं। मान के चलिएगा ये अरावली है, ठीक है। यदि ये अरावली है तो बेटा यहां पर सूर्य देवता हैं, ठीक है। और सूर्य की भयंकर गर्मी मेरे दोस्त यहां पर इस
क्षेत्र में गिरेगी, बिल्कुल गिरेगी। और बताया जाता है कि गर्मी के साथ साथ यहां पर बेटा गर्मी के साथ साथ यहां पर पहले बहुत भयंकर तरीके से बारिश भी हुआ करती थी। क्या होती थी? बहुत भयंकर बारिश भी होती थी। अब हम बात करें कि कोई भी जो पर्वत होगा, कोई भी जो पर्वत होगा बेटा, यदि उस पर्वतीय क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी पड़े, गर्मी के साथ साथ वहां पर बच्चों बारिश ज्यादा आए, तो ज्यादा गर्मी और ज्यादा बारिश के कारण ये जो माउंटेन है ये क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। और बेटा कमजोर होकर ये क्या हो जाएगा? टूटना शुरू हो जाएगा। और कोई भी ऐसा फोल्ड माउंटेन है मेरे दोस्त जो बहुत सारी गर्मी और वर्षा के कारण कमजोर होकर टूटना शुरू हो जाए, ऐसे पर्वत को हम रेजिडुअल माउंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिडुअल माउंटेन बोलते हैं, यानी कि अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। बेटा अरावली जो है वो कमजोर होकर टूटना शुरू हुआ, तभी तो हम सभी ने अपने घरों के अंदर जो भी मार्बल लगा रखा है, रसोई के अंदर जो ग्रेनाइट लगा रखा है बेटा, वो सारा का सारा कहां से आता है? अरावली से। अरावली को तोड़ तोड़ के हमने इसको अपने घरों में बिछा लिया है बच्चों। जब हमने इसको अपने घरों के अंदर बिछा लिया है तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि भाई ये बहुत कमजोर हो चुका है, और कमजोर हो चुका है तो लोग इसको बड़े स्तर पे तोड़ते जा रहे हैं। और ऐसा पर्वत जो अत्यधिक गर्मी और बारिश के कारण कमजोर होकर टूटना शुरू हो जाए, ऐसे पर्वत को हम क्या बोल देते हैं? रेजिडुअल माउंटेन बोल देते हैं, अवशिष्ट पर्वत बोल देते हैं। ठीक है, याद रखेंगे? ठीक है, चलेगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो अरावली है इसका निर्माण मेरे बच्चे कब हुआ होगा? इसका जो फॉर्मेशन है, निर्माण है, वो कब हुआ? तो आपको ध्यान रखना है जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उसी समय से बच्चों इसका निर्माण होना स्टार्ट हुआ। और पृथ्वी का जो निर्माण है वो कौन से काल में हुआ है? प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर, प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर मेरे दोस्त पृथ्वी का निर्माण हुआ। और प्री कैम्ब्रियन जो काल है ना, ये सबसे पहला काल है बच्चों। हम इसको प्रथम काल भी बोल सकते हैं, और प्रथम काल के साथ साथ इसको हम सबसे लंबा काल भी बोल सकते हैं। और पृथ्वी का निर्माण आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व बेटा हुआ था। ठीक है, 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड में मेरे दोस्त बना हुआ माउंटेन है। ठीक है, हम बात करें यहां पर कि इसका जो विस्तार है वो कहां से लेकर कहां तक है। विस्तार का मतलब हम बोलेंगे एक्सपेंशन। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि इसका जो विस्तार है वो कहां से लेकर कहां तक होगा। तो इसका विस्तार होगा, गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है पालनपुर। पालनपुर गुजरात से ये शुरू होगा, और पालनपुर गुजरात होते हुए मेरे दोस्त ये आगे आ जाएगा कहां पर? राजस्थान के अंदर। राजस्थान के बाद बच्चों ये आ जाएगा हरियाणा के अंदर, और हरियाणा के ऊपर ये दिल्ली के अंदर बच्चों एक पहाड़ी है जिसका नाम है रायसीना पहाड़ी। या हम बोल सकते हैं दिल्ली के अंदर एक जगह है मंजनू का टीला। दिल्ली के अंदर एक जगह है बेटा मंजनू का टीला। तो मंजनू के टीला तक ये क्या है? फैला हुआ है। और लगभग 800 किलोमीटर के अंदर ये गुजरात के पालनपुर से शुरू होके राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली के मंजनू के टीला तक क्या है? फैला हुआ है। तो इसका जो विस्तार होगा वो आपको ध्यान रखना है, लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में बच्चों।
और फैला हुआ है कहाँ से? पालनपुर से। शुरू कर दीजिएगा। पालनपुर गुजरात से आप शुरू कर देंगे। इसके आगे आप आ जाएंगे कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। बच्चों ये भी ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर इसका जो विस्तार है वो क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। बच्चों इस अरावली श्रेणी का 80% जो भाग है, 80% जो मेरे दोस्त भाग होगा वो राजस्थान में ही स्थित होगा। राजस्थान के बाद ये हरियाणा के अंदर, और हरियाणा के बाद बच्चों ये मंजनू का टिल्ला नाम की जगह मैंने आपको बताई दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली के अंदर मंजनू के टिल्ला तक ये क्या है आपका? फैला हुआ है। मंजनू के टिल्ला तक बच्चों ये फैला हुआ है। ठीक है ना? सर जी सांस की आवाज आ रही है। बेटा सांस रोक के पढ़ाना शुरू कर दूं? हैं? तुम भी तो लेते होगे सांस यार, सांस तो लेने दो। ठीक है, सारे के सारे भगवान से एक ही तो चीज मांगते हैं कि मेरे को सांस अच्छे से आ जाए बस। बिल्कुल भाई विशाल, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो। बेटा रोशन कुमार, आपने कौन सी पहाड़ी पढ़ी है? फटाफट बताओ। तो तुम तो यार सांस भी नहीं लेने देते। तुम तो नौकरी लगने से पहले ही ऐसे खतरनाक हो रखे हो। जब तुम्हारे बदन पे वर्दी आ जाएगी खाकी, तो तुम तो वैसे ही सांस नहीं लेने दोगे फिर। है बच्चों? सर जी बहुत ज्यादा डर लग रहा है। बेटा मैं क्या भूत हूं? ना मैं भूतनी हूं, ना मेरे लंबे लंबे बाल हैं, ना मेरे दोस्त मेरा चेहरा डरावना है। तो डर किस बात का लग रहा है? अच्छा पेपर का लग रहा है। तो बहादुर बच्चे कभी डरते नहीं हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं, तभी तो वो बहादुर कहलाएंगे। तभी तो मेरे दोस्त तुम नौकरी छीनोगे। तो डर के आगे ही तो क्या है बेटा? जीत है। कितनी बार तुमने माउंटेन ड्यू पी है? और माउंटेन ड्यू वालों ने बच्चों एक ही तो रट लगा रखी है कि डर के आगे जीत है। तो तुम्हारे अभी तक समझ में नहीं आया। सलमान खान को भी पहाड़ों से कूदा के देख लिया, फिर भी तुम बेटा डरते हो। तो कैसे काम चलेगा बताओ? चलेगा, आगे बढ़े फिर। बेटा हम बात करें तो ये जो अपना हरियाणा है, या हम बात करें दिल्ली है, या हम बात करें राजस्थान, तो इस अरावली जो रेंज है ना, अरावली जो श्रेणी है, इसके अलग अलग नाम है। तो वो अलग अलग नाम आपको पता होने चाहिए। अरावली जो रेंज हम पढ़ रहे हैं, तो इस अरावली रेंज को बच्चों राजस्थान का एक शहर है, उदयपुर। तो राजस्थान के उदयपुर में हम बोलते हैं जरगा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बोलते हैं? जरगा पहाड़ी। और बेटा जरगा पहाड़ी से निकलती है एक नदी जिसका नाम है साबरमती नदी। साबरमती नदी आपने सुनी होगी, जिसके किनारे महात्मा गांधी ने अपना आश्रम खोला था। बच्चों साबरमती नदी जो है ये उदयपुर की जरगा पहाड़ियों से, तो साबरमती नदी का ये क्या हो जाएगा? उद्गम हो जाएगा। ओरिजिन पॉइंट ऑफ साबरमती। ओरिजिन पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा? ये साबरमती हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उदयपुर के साथ साथ हम बात करें अलवर की, तो अलवर के अंदर मेरे बच्चों इसको बोलते हैं हरसनाथ पहाड़ी। हरसनाथ हिल के नाम से बेटा इसे
जाना जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा कि हरसनाथ पहाड़ी कहाँ स्थित है, आप बोलोगे अलवर में स्थित है। राज्य पूछ लेगा तो राजस्थान बोल देंगे, रेंज पूछ लेगा तो अरावली बोल देंगे। आपसे पूछ लेगा ओरिजिन पॉइंट ऑफ साबरमती रिवर, तो आप बोलेंगे बच्चों जरगा पहाड़ी। आपसे पूछ लेगा जरगा पहाड़ी कौन सी रेंज का पार्ट है, तुम बोलोगे अरावली रेंज का पार्ट है। बच्चों उदयपुर के अंदर अरावली की जो पहाड़ी है उसे किस नाम से जाना जाता है, जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है भाई। चलेगा, हम बात करेंगे बेटा राजस्थान के बाद आ जाते हैं हम अपने हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा के अंदर इसको बोलते हैं मेवाती हिल, मेवाती पहाड़ी। तो हरियाणा के अंदर जो फैला हुआ है अरावली पर्वत, मेरे दोस्त यहां पर अरावली हिल्स के नाम से हरियाणा में जाना जाता है। हम बात करें बेटा दिल्ली के अंदर, जब हम दिल्ली के अंदर आएंगे तो दिल्ली के अंदर इसको क्या बोलते हैं, रायसीना। इसको बोलते हैं रायसीना पहाड़ी। और आपसे पूछ ले कि भाई देश का पहला नागरिक कहाँ रहता है, तुम बोलोगे रायसीना पहाड़ी पे रहता है। अब आप बोलोगे कि सर हमने तो देखा नहीं कभी, तो बेटा राष्ट्रपति भवन में तुम्हें घुसने कौन देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट हाउस है, राष्ट्रपति जो निवास है मेरे दोस्त, राष्ट्रपति जो भवन है जिसको पहले वायसराय भवन के नाम से हम जाना करते थे, तो बच्चों ये जो वायसराय भवन है अंग्रेजों ने कौन सी पहाड़ी के ऊपर बनाना स्टार्ट किया था, वो रायसीना पहाड़ी पर। तो ये कौन सी पहाड़ी के ऊपर बना है बच्चों, वो इसी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, अरावली रेंज जो हम पढ़ते आ रहे हैं, यदि आपसे पूछ ले कि भाई इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी होगी बेटा वो कौन सी हो जाएगी गुरुजी, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम होगा गुरु शिखर। गुरु शिखर। आपसे मैं पूछ लूं कि गुरु शिखर कहां पर स्थित है, तो सारे के सारे बच्चे बता देंगे कि सर ये माउंट आबू क्षेत्र में है, माउंट आबू क्षेत्र के अंदर। और बेटा माउंट आबू जो क्षेत्र है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, तो आप बोलेंगे सिरोही डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, और बेटा ये जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट जहां पर मैं आपको माउंट आबू क्षेत्र पढ़ा रहा हूं, ये राज्य कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान। ठीक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना गुरु शिखर, मेरे दोस्त ये पश्चिम भारत की भी सबसे ऊंची चोटी होगी, पश्चिम भारत की सर्वोच्च। तो आपसे पूछ ले कि पश्चिम के अंदर सबसे ऊंचा जो शिखर है वो कौन सा है, तो आपको बोलना है गुरु शिखर है। ठीक है बच्चों, ये गुरु शिखर जो है इसकी हाइट आपसे कोई पूछ ले कि सर इसकी हाइट कितनी है, तो हम बता देंगे 1722 मीटर है। बच्चों ये जो माउंट आबू क्षेत्र हमने पढ़ा, तो इस माउंट आबू क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, माउंट आबू क्षेत्र को हम राजस्थान का शिमला बोलते हैं, क्योंकि बच्चों शिमला का मतलब यहां हाइट से है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा क्षेत्र जहां पर आपको राजस्थान में सबसे कम गर्मी देखने को मिलेगी वो माउंट आबू क्षेत्र होगा, तो इसको हम शिमला ऑफ राजस्थान बोलते हैं। माउंट आबू क्षेत्र के अंदर बच्चों एक झील है जिसका नाम क्या है, नक्की झील। बेटा इसको नक्की लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नक्की लेक बोलते हैं। बेटा हम बात करें तो ये माउंट आबू क्षेत्र जो है यहाँ जैन मंदिर भी हैं, और कौन से जैन मंदिर हैं, दिलवाड़ा के जैन मंदिर। दिलवाड़ा के जैन मंदिर मेरे दोस्त यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, बेटा पढ़ाई के अंदर कभी कॉमेडी नहीं घुस सकती है, ठीक है, वरना जिंदगी मजाक हो जाएगी। ठीक
ठीक है। हाँ, कुछ टॉपिक होते हैं जो मजाक में पढ़े जा सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी पढ़ाई मजाक में नहीं हो सकती। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसने सरकारी नौकरी बच्चों चुटकुलों से ली हो, शायरी से ली हो, या डबल मीनिंग बातों से ली हो। तो आपको सीरियस होके पढ़ना पड़ेगा, है ना, वरना तो जिंदगी मजाक हो जाएगी बेटा। और सबसे जबरदस्त जो हंसी है वो कौन सी होगी? जिस दिन रिजल्ट आपको दिखेगा आपका और फाइनल लिस्ट में आपको अपना नाम दिखेगा ना बेटा, उस दिन जो आप किलकी मारोगे, जो आप हंसोगे, तो बच्चों वो सबसे प्यारी मुस्कान होगी। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि सिर्फ आप कोचिंग लेने वाले बच्चों में शामिल नहीं रहोगे, आप सिलेक्शन लेने वाले बच्चों में शामिल होंगे यदि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो। ठीक है ना, वरना तो कोचिंग लेने, अब इस कोचिंग के क्षेत्र में बच्चों हजारों बच्चे डेली नए आते हैं, लेकिन निकल कौन पाता है? वो निकल पाएगा जो कंटेंट की वैल्यू को समझेगा, बहुत सीरियस होकर अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेगा। जितना पढ़ाया जाएगा उसको तो पढ़ेगा, उसके अलावा बच्चों उसको और बेहतरीन सोचना पड़ेगा। हाँ, समझ में आई बात? चलेगा। अब हम बात करते हैं बेटा यहां पर कि जो अरावली रेंज में आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो इस अरावली रेंज के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी का मार्बल आपको मिलता है, हाई क्वालिटी मार्बल। तो बच्चों जब भी आप घर वगैरह बनाओगे तो आपको बहुत अच्छी गुणवत्ता का मार्बल जो है वो खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी के अंदर मकान आदमी मेहनत से बच्चों एक बार ही बनाता है। तो जब आप फर्श वगैरह लगाओगे तो बहुत अच्छा मार्बल आपको देखना पड़ेगा। और हाई क्वालिटी जो मार्बल है बच्चों, ये कहाँ का फेमस है? मकराना का। मकराना, और मकराना कहाँ है? राजस्थान के अंदर। तो आपने मार्बल वाली दुकानों के ऊपर लिखा भी देखा होगा कि मकराना वाला मार्बल। ठीक है, तो मकराना जो है बच्चों वो फेमस है किसके लिए? बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले मार्बल के लिए। ये जो अरावली रेंज में आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, इसी अरावली रेंज के अंदर आपका और क्या पाया जाता है? यहां पर पाया जाता है सफेद संगमरमर। सफेद संगमरमर यानी कि बच्चों व्हाइट मार्बल, प्योर व्हाइट मार्बल जो दूध की तरह सफेद हो, सफेद संगमरमर। बेटा इस सफेद संगमरमर से क्या बना हुआ है? ताजमहल। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जिन सफेद पत्थरों से ताजमहल बना हुआ है, जिसको हम 7 अजूबों में बच्चों काउंट करते हैं, मुमताज की याद में शाहजहां ने जिसको बनवाया था, तो बेटा शाहजहां ने ये पत्थर कहां से मंगवाए थे? अरावली पर्वत से मंगवाए थे। तो जिस सफेद संगमरमर से बना हुआ है ताजमहल बच्चों, वो पत्थर कहां से मंगवाए गए थे? तो आपको बोलना है वो शाहजहां ने ऑर्डर किए थे बच्चों अरावली पर्वत से। कहां से? अरावली पर्वत से। बेटा एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है ना? हाँ, जो तुम सिक्कर सिक्कर चिल्ला रहे हो ना, वो एक ही बात है। ठीक है, पूरे हरियाणा में भी इसको मेवाती नहीं बोलते। तो आप किसी बड़े क्षेत्र से यदि उसके छोटे छोटे क्षेत्रों में घुसोगे ना, तो बच्चों उसको फिर अलग अलग नाम से पुकारा जाएगा। तो ये अलवर और सिक्कर कोई ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो अलवर और सिक्कर कोई ज्यादा दूर नहीं है बेटा। तो अलवर के अंदर भी इसको हर्षनाथ ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्षनाथ ही बोलते हैं। नाथों का जो क्षेत्र है वो अलवर ही है। नाथों का जो क्षेत्र है वो अलवर ही है, और वहीं से बालकनाथ भी आते हैं। कौन आते हैं? बालकनाथ भी आते हैं। चलेगा, आगे हम बात करेंगे बेटा अरावली के बाद। नेक्स्ट जो आपका क्षेत्र होगा वो होगा विंध्याचल। इसके अलावा मैं आपको अरावली के अंदर एक दो दर्रे भी बता देता हूं। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि भाई अरावली जो क्षेत्र आप पढ़ रहे हो उसके अंदर कौन कौन से दर्रे हैं? अरावली के अंदर बच्चों माउंटेन पास यानी कि दर्रे कौन कौन से हैं? तो बच्चों अरावली के अंदर दो ही दर्रे आपको पढ़ने हैं। एक तो गोरान घाट, गोरान घाट,
बच्चों ये माउंट आबू क्षेत्र के अंदर है। गोरान घाट जो है ये आपके कौन से क्षेत्र में है? ये माउंट आबू क्षेत्र में। तो आपसे पूछ ले कि गोरान घाट नाम का जो पास है वो कौन सी रेंज में है? आप बोलेंगे अरावली रेंज में। इसके अलावा मेरे दोस्त यहां पर एक घाट है पीपली घाट। कौन सा घाट हो जाएगा बेटा? एक पीपली घाट। तो पीपली घाट दर्रा भी आपका कहां होगा? अरावली रेंज के अंदर स्थित होगा। तो बेटा मकराना जो है वो आपका अरावली में ही तो आता है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ लूं कि आप कहां से हो, तो तुम्हारी मर्जी है। तुम यदि बोल दोगे मैं भारत से हूं, तो फिर तुम बोल दोगे कि यार मैं तो भारत से नहीं हूं, मैं तो यूपी से हूं। तो भाई साहब यूपी कोई पाकिस्तान में थोड़ी है यार, भारत में ही तो है। तो तुम तो बिल्कुल एक एक पॉइंट जो है ना वो उठा रहे हो। जिस तरीके से आपका सिलेबस है दिल्ली पुलिस के अंदर बेटा, उसी तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। और कोई आज से नहीं पढ़ा रहा। बहुत सारे बच्चे दिल्ली पुलिस के अंदर लगे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन सेम टू सेम डिट्टो फंसेंगे जो दिल्ली पुलिस के अंदर पूछे जाएंगे। अरावली क्षेत्र से यदि कोई क्वेश्चन पूछा गया तो आपका हर हाल में बच्चों यहां से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, यहां से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ना कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो एसएससी का जो पैटर्न है बेटा उसके आधार पे हम चल रहे हैं, ठीक है। और हम उससे भी ऊपर जा रहे हैं। मतलब जो एसएससी पूछता है वो तो पूछता ही है, लेकिन जैसे बच्चों आपको गुरान घाट नाम का मैंने दर्रा बताया, तो गुरान घाट नाम का दर्रा शायद आप लोगों को किसी ने अभी तक ना बताया हो, ठीक है। पीपली घाट तो आपको बताया हो। तो मैं आपका एक स्टेप ऑलरेडी आगे लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग समय खराब मत करवाओ, बल्कि जितना करवाता हूं उसकी बार बार रिवीजन करो। और आज से पहले जो दिल्ली पुलिस के अंदर मेरे दोस्त क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस करो, चलेगा। हम बात करते हैं दूसरी जो रेंज होगी बेटा, उसका नाम होगा विंध्याचल। विंध्याचल रेंज। और मेरे बच्चे इस रेंज का नाम तुम राष्ट्रगान में भी सुनते होंगे। राष्ट्रगान मेरे दोस्त रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जिसकी रचना की गई है, तो इस रेंज का नाम आप लोग अपने राष्ट्रगान के अंदर भी सुनते हो। तो ये वही रेंज है, विंध्याचल रेंज। हम बात करें कि विंध्याचल जो पर्वत है हम पढ़ रहे हैं, तो ये किस तरीके का पर्वत है। क्योंकि जब भी हम पर्वत पढ़ते हैं बेटा तो उसका टाइप अपने को पता होना चाहिए। और जिस तरीके से पर्वत बनते हैं तो बनावट के आधार पे ही उसके टाइप हैं। जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पर हिमालय को, तो हिमालय को मैंने किस प्रकार का पर्वत आपको बताया था कि एक वो फोल्ड माउंटेन था, वलित पर्वत था। उसके बाद हमने अरावली पढ़ा, तो अरावली को मैंने क्या बोला बच्चों? अरावली को हमने बोला अवशिष्ट पर्वत, यानी कि रेजिडुअल माउंटेन। तो मेरे दोस्त इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रंतोस्थ पर्वत। सर जी ये कैसा पर्वत आपने बता दिया, हिंदी के अंदर तो खतरनाक नाम है। बेटा इंग्लिश के अंदर इसको ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। हिंदी के अंदर इसको ब्रंतोस्थ पर्वत बोलते हैं और इंग्लिश में इसको ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, या हम हिंदी में डायरेक्ट ऐसे भी लिख देते हैं ब्लॉक पर्वत। हम बात करें तो ब्लॉक पर्वत क्या होता है मेरे दोस्त? एक तो ब्लॉक पर्वत की पहचान होती है कि इनकी हाइट जो है ना वो ज्यादा नहीं होती है। अब मान के चलिएगा पृथ्वी की गहराई से जब भी प्लेटों के द्वारा प्रेशर लगाया जाएगा, प्लेटों के द्वारा जब भी बच्चों यहां पर प्रेशर लगेगा, दबाव लगेगा, तो प्लेटें क्या करेंगी? ऊपर वाला जो ये सरफेस भाग है मेरे दोस्त, इसके ऊपर भी ये थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे। जब प्लेटों के ऊपर प्रेशर थोड़ा लगा तो प्लेटें भी अपने से ऊपर वाले भाग के ऊपर थोड़ा प्रेशर लगाएंगी। और ऊपर वाली चट्टानें जब स्थल भाग के ऊपर थोड़ा प्रेशर लगाएंगी तो ये स्थल भाग ज्यादा ऊंचाई नहीं ले पाएगा बच्चों, ये कम ही ऊंचाई तक पहुंच पाएगा। और वो
कम ऊंचाई तक पहुंच पाया तो इसके दोनों ओर का जो भाग है वो नीचे की ओर थोड़ा सा धंस जाएगा। जब नीचे की ओर धंस जाएगा तो बच्चों इस नीचे की ओर धंसे हुए भाग को हम बोलते हैं रिफ्ट वैली। क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली, यानी कि इसको हम बोलते हैं ब्रिन्स घाटी। और आपको पता होना चाहिए कि दो ब्रिन्स घाटियों के बीच ऊपर उठा हुआ जो भाग होगा बेटा, ऐसे क्षेत्र को हम बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। क्या बोलते हैं? ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। ठीक है ना? चलेगा सर, टाइम हो चुका है क्लास का, तो बेटा हम मिलेंगे फिर कल इसी जगह इसी समय आपके इसी प्यारे से सेशन में। और तुम चिंता मत कीजिएगा, मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी दूंगा, मैं आप लोगों को दिल्ली पुलिस के अंदर आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। अभी तो हमने इस सब्जेक्ट में चलना स्टार्ट किया है, बहुत डीपली हम जाएंगे। डे बाय डे आप देखेंगे कि नए नए शब्द आपके दिमाग में मैं सेट करता चलूंगा और वो नए नए शब्द मेरे दोस्त आपके एग्जाम का हिस्सा होंगे। ठीक है, तो जितना आपको आता है वो बहुत अच्छी बात है, जो आप बच्चों ना पढ़ पाए होंगे वहां तक लेके जाने का काम मैं करूंगा। आपको बहुत आराम से पढ़ेंगे, लिख लिख के करेंगे, मजे में पढ़ेंगे बच्चों, बिंदास होके पढ़ेंगे, बिना टेंशन के पढ़ेंगे। चाहे बच्चों हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे हरियाणवी हो, भाषा कभी मैटर नहीं करती सीखने वाले के लिए। तो आप लोगों के अंदर एक डेडिकेशन, आप लोगों के अंदर मेरे दोस्त एक समर्पण होना चाहिए, आप लोगों के अंदर एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि जो ये लोग बोलते हैं मुश्किल मुश्किल, उस मुश्किल को ही आसान बनाकर मैं नौकरी जो है वो लग के दिखाऊंगा। बस इस पॉजिटिविटी के साथ आप लोगों को सुबह उठना पड़ेगा। और मेरे दोस्त, जब आप आईने में देखते हैं तो आईने में देख के आप बच्चों कॉन्फिडेंस के साथ बोला करो कि अब की बार जो खाकी वर्दी होगी वो मैं पक्का पहनूंगा, और मैं सिर्फ खुद ऊपर नहीं उठूंगा बल्कि मैं मेरे पूरे के पूरे परिवार को ऊपर उठाने का काम करूंगा। ठीक है, चलेगा मेरे दोस्त, थैंक यू, बाय बाय, लव यू, आप सभी को ढेर सारा प्यार। कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय आपके अपने इसी प्लेटफॉर्म पे।